गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपनी जानते हैं आज हमारे यहाँ बीएससी साइंस का पेपर हुआ है क्लास 10 का। तो अब हम इस पेपर के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन ए से। सेक्शन ए में हमें पता है हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद में हमारे इसके अंदर फिलअप्स हैं और उसके बाद में हमारे इसके अंदर है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले एमसीक्यूज को लेते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज के अंदर। पहला क्वेश्चन आपके एक रिएक्शन दे रखी है Fe+H2O Fa3O4 एंड हाइड्रोजन गैस इसमें हमारे रिलीज हुई। इसमें पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ Fe इन बैलेंस इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। इसके अंदर Fe का कोएफिशिएंट का मतलब हो गया कि इसके आगे भी हम जानते हैं कि हमारे ये जो रिएक्शन है ये हमारे एनसीईआरटी की पहली बैलेंसिंग की इक्वेशन है। जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले हम H2O के आगे क्या लगाएंगे, 4। इसकी जो रिएक्शन है Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 है, हमें यहाँ पे भी 4 लगाना है। अब बचा है Fe। यहाँ पे देखेंगे अपने प्रोडक्ट साइड के अंदर कितना है, 3। तो हम लोग यहाँ पे भी इसके आगे कोएफिशिएंट कितना लगाएंगे, 3। और आपका पहला आंसर है सी। फर्स्ट का है आपका सी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड है एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड है, हमें पता है कर्ड है जो दूध से बनता है। दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, तो दही के अंदर जो एसिड बनता है वो कौन सा है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक वो है इसके अंदर आपके कॉपर। अगर हम लोग बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो वो आता है पहले सिल्वर। अब यहाँ पे सिल्वर ऑप्शन है नहीं, इसीलिए उसके बाद में कौन सा आएगा हमारा, कॉपर। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन के अंदर है हमारा, देखो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड। एक कार्बन के साथ में ऑक्सीजन होता है और इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे भी कौन सा एटम होता है, हमारा कार्बन। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट किस सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। Who does the work of opening and closing of pore in leaf? पोर, यहाँ पे पोर की बात हो रही है, स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये पोर को गार्ड करता है, इसके चारों तरफ जो सेल्स होती है जिसका नाम है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो इसका 6 का आपके आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। एंड ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। तो इसका 7 का आंसर होगा अपने ऑप्शन ए, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज flower called when the flower contains both stamen and pistil। stamen का मतलब हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और pistil का मतलब हो गया अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है उसे क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल। अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो 2023 में बोर्ड ने पूछा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और उसके एग्जांपल्स। इस बार उसने हमें बोला है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी स्टेमन और पिस्टिल जो है वो कौन से रिप्रोडक्ट फ्लावर में अगर प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं अपने, बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर पूछा है मैन हैव सेक्स क्रोमोसोम्स। मैन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के पेयर कौन से हैं, हमें पता है कि फीमेल जो होती है उसके अंदर 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों के अंदर। फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो होता है XX होमोजाइगस, वेयर एज मेल इज हेटेरोजाइगस और इसमें होता है X और Y। एंड दैट ऑप्शन इज बी। इसका ऑप्शन होगा अपने बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा सा बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हुए थे। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन इज स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये रहा प्लेन मिरर।
इससे एक पर्सन यहाँ पे, इससे जो डिस्टेंस है इस पर्सन की वो है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड इट्स इमेज इन मीटर विल बी। अब इसकी इमेज और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस की बात की गई। हमें पता है एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होता है, इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे होती है। तो इमेज की डिस्टेंस भी इस मिरर से कितनी होगी? 3 मीटर। ये इस पर्सन की हो गई इमेज। ठीक है, अब पूछा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? वो होगी हमारी 6 मीटर। ये दोनों बच्चे कंफ्यूज हुए और उन्होंने इसमें कई बच्चों ने मिरर से इमेज की डिस्टेंस जो कि 3 है, लेकिन अभी आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 6 मीटर, और इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेल्स लॉ का। इस बार इसने न्यूमेरिकल नहीं पूछ करके स्नेल्स लॉ ही पूछ लिया सीधा। क्या है इसके अंदर? इसने दिया है इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ साइन आई इज इक्वल्स टू ए एंड साइन आर इज इक्वल्स टू बी देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें पता है कि स्नेल्स लॉ जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू दी साइन आई अपॉन साइन आर एंड इज इक्वल्स टू दी न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ए, और साइन आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका ए अपॉन बी एंड दैट ऑप्शन इज सी। इसका आंसर होगा आपका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट आपके चैप्टर नंबर 10 से है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और इसका जो रीजन है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है सेम उसी चैप्टर से, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पूछी है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये इंसिडेंट है। अब आपको पता है कि ये बैंड होगी, फिर ये इस तरीके से बाहर एमर्जेंट रे निकल जाएगी। अगर हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाएं और जो हमारी एमर्जेंट रे उसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ पे ये एंगल किस लेटर से शो किया हुआ है? एक्स, तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अर्थ वायर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनमें अर्थ वायर यूज किया जाता है। वो एक सेफ्टी मेजर के लिए होता है, ताकि घर के अंदर अगर चार्ज कोई ऑब्जेक्ट, कोई आपके डिवाइस बहुत ज्यादा करंट विड्रॉ करे तो एक्स्ट्रा करंट को अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या ऐसा है, सेफ्टी मेजर का वर्क करता है, सेफ्टी मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आपका आंसर होगा 14 का बी, सेफ्टी मेजर। नेक्स्ट है हमारे, ये हमारे आया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने जब लास्ट क्लास ली थी तो बच्चों को बताया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके 2023 में पूछा है, तो प्रोबेबली इस साल आपके मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से क्वेश्चन आना चाहिए, और वही आया है। फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द। राइट हैंड थंब रूल के अंदर थंब जो है वो किसको आपको रिप्रेजेंट करता है? वो थंब रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, जबकि जो फिंगर्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज हुए। अब हम चलते हैं फिलिप्स पे। क्या है फिलिप्स के अंदर? पहला क्वेश्चन, नेम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज। लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकंपोजिशन, चैप्टर नंबर 1, लेड नाइट्रेट की अगर हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन की रिएक्शन लिखे, दैट इज PbNO3। अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो इससे कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में। ये दो तरह की गैसेस होती है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आपके ब्राउन कलर की गैस होती है। अब इसमें पूछा क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस। नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस में आपको लिखना था NO2। क्या लिखना था? NO2। आप अगर NO2 लिखते तब भी आपका सही है, और अगर आप लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिख लो तो भी सही है, आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनाइन ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ HCl। HCl के डिसोसिएशन से हमें कौन सा एनाइन मिलेगा? देखिए, HCl जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा ये H+ और Cl नेगेटिव आयन देगा।
और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे एनायन है आपका Cl नेगेटिव। आप इतना लिखते तब भी चलता, और क्लोराइड आयन लिखते तो भी आपका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H8। C3H8 के अंदर कौन सा कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? तो सबसे पहले हम C3H8 के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये तीनों कार्बन C3H8, अब इनसे एक हाइड्रोजन को हमें अटैच करना है। हाइड्रोजन को हमने अटैच किया, अब हमें इनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग बॉन्ड्स को कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर होगा आपका 10। इसके लिए एक ट्रिक भी थी जो मैंने कल बताई थी बच्चों को। इसके अंदर आप जितने हाइड्रोजन के एटम्स और कार्बन के एटम्स को ऐड करके इनमें से -1 कर सकते हैं। तो 8 + 3 11 -1, उसका आंसर भी 10। ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर रहे थे विद द सेम केमिकल फार्मूला। प्रोपेन के बारे में हम बात कर रहे थे। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। हम जानते हैं डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर अगर पर्सन की किडनी डैमेज हो जाए तो हम लोग बॉडी के बाहर उस ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं ताकि उसके अंदर से जो मेन हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बॉडी के अंदर, कौन सा, यूरिया, उसे सेपरेट किया जा सके। तो इसका आंसर होगा डायलिसिस, ठीक है, या हीमोडायलिसिस, एक ही बात है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, सबसे सिंपल क्वेश्चन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या बोलते हैं इसे? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज h डैश एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h इज कॉल्ड डैश ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन, इसे बोला जाता है मैग्निफिकेशन। हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं हम देखते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनी है, छोटी बनी है या फिर बड़ी बनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो यही है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h डैश अपॉन h। कई लोग इसे HI अपॉन HO भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो है मैग्निफिकेशन। तो इसका आंसर था मैग्निफिकेशन। लिखो, चाहे आप लीनियर मैग्निफिकेशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 नंबर पूरे मिले। लेंस यूज इन करेक्टिंग ऑफ फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का दूसरा नाम हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कौन सा लेंस यूज करता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करता है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें हाइपरमेट्रोपिया में हमारे आई की जो पावर होती है, आई लेंस की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी पावर को हमें इंक्रीज करने के लिए उसका सपोर्टिव लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस ही हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम आता है वेरी शॉर्ट में। वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सेकंड मेटल मिक्स विद कॉपर एंड ब्रास। ब्रास बनाने के लिए, ब्रास एक अलॉय है, अलॉय में मेटल और नॉन मेटल्स को मिक्स किया जाता है, तो कॉपर के साथ में जो एक और मेटल यूज किया जाता है दैट इज जिंक। ब्रास बनाने के लिए, पीतल बनाने के लिए हम लोग तांबे के साथ में जिंक का यूज करते हैं। सेलेक्ट एंड राइट नेम ऑफ लिक्विड नॉन मेटल अमंग सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन। पूरी पीरियोडिक टेबल, या फिर हम लोग देखें हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें दो ही एलिमेंट्स जनरली हैं जो लिक्विड स्टेट में है, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और मरकरी जो है वो मेटल है। तो यहाँ पे अभी आपसे पूछा है नॉन मेटल, और नॉन मेटल में आपका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम। अब देखिए इस कंपाउंड में अगर कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 कार्बन का जो रूट वर्ड है दैट इज प्रोप। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। कितने बॉन्ड आ रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है दैट इज आइन। ये एक तरह की एल्काइन है 3 कार्बन की, जिसका नाम क्या है? प्रोपाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच प्लांट पार्ट रेजिन एंड गम आर स्टोर्ड। देखो प्लांट के पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन जैसा या वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ठीक है, उन्हें अपने किसी न किसी प्लांट पार्ट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो रेजिन्स और जो गम्स है
ये प्लांट जो है वो स्टोर करता है अपने पुराने जो जाइलम है उनके अंदर, और जाइलम के अंदर मैक्सिमम डेड टिश्यू होता है। जाइलम, अगर किसी ने सिंपल जाइलम लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपके हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी के अंदर आपके ये स्टेटमेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, आपके वॉमिटिंग, सलाइवेशन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ टू बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज या बैक्टीरियल बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। ये आपके हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन, तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में दे रखा है, तो गोनोरिया, और सिफिलिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी अगर बात करें एड्स की तो वो वायरल डिजीज है, इसका ध्यान रखना। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स, द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स फाउंड इन प्लांट्स ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, F2 प्रोजेनी के अंदर कौन सा ड्वार्फ का रेशियो पूछा, ड्वार्फ प्लांट्स का, तो आपको पता है अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो वहां पे हमें जीनोटाइप के अंदर फिनोटाइप के अंदर जो रेशियो आता है वो आता है हमारा 3:1। ये टॉल होता है, ये ड्वार्फ होता है। तो अगर किसी ने प्रोपोर्शन में 1 लिखा है तो भी सही है। परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज आएगा 25%। 4 में से एक ड्वार्फ है तो उसका परसेंटेज कितना आएगा 25। तो अगर परसेंटेज बोले तो 25 और प्रोपोर्शन बोले तो 1। अगर आप रेशियो करके मेंशन करके आ रहे हो 3:1, 3 में ऐसे टॉल लिख के और 1 ऐसे ड्वार्फ लिख करके आ रहे हो, तब भी आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वहां पे बता दिया ना कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो आपको इस केस में भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज राइट द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर द स्फेरिकल लेंस। अब आपको पता है कि u, v और f जो होता है दैट इज इनका रिलेशन आपको लेंस फॉर्मूला शो करता है, और लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में यहाँ पे प्लस आ जाता है। Which part of the eye controls the size of pupil? प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल हमारे आइरिस के बीच में एक स्पेस होता है आई के अंदर, जो हमारे आंखों के अंदर जाने वाली लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो कभी हम ज्यादा लाइट या कम लाइट के अंदर है तो प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता है। तो इसको कंट्रोल करने वाली जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे डायफ्राम ऑफ आई भी बोलता है दैट इज आइरिस। इसका आंसर था आपके आइरिस। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर आपने किसी एनिमल का भी नाम लिखा है तो भी आपका सही है। राइट वन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम, उसने सिर्फ कंज्यूमर पूछा, उसने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टॉप कंज्यूमर कुछ भी नहीं पूछा। तो आप इसमें इंसेक्ट, ठीक है, डॉग, काउ, इवन ह्यूमन भी लिख करके आते हो तो भी आपका आंसर सही है। कोई भी कंज्यूमर, प्लांट्स के अलावा आप किसी भी एनिमल का नाम यहाँ पे लिखते आपका आंसर सही था। चलते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सोडियम कार्बोनेट को जब HCl में ऐड किया जाता है तो एक सब्सटेंस X बन रहा है, H2O और CO2 गैस वहां पे रिलीज हो रही है। तो देखिए इसमें पूछा है कि X का केमिकल नेम और उसका फॉर्मूला। X यहाँ पे बनता है आपका NaCl, सॉल्ट, तो फॉर्मूला हो गया इसका NaCl, ठीक है। और केमिकल नेम और पूछा है, केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे कॉमन सॉल्ट और लिखा है तो प्रोबेबली शायद आपको इसके नंबर नहीं मिले, ठीक है। आपको NaCl का एक नंबर मिलेगा, एक नंबर आपको सोडियम क्लोराइड का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रॉ द स्कीमेटिक इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द लैबोरेटरी टेस्टिंग द अबव स्टेटमेंट। आपको पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होता है, इसीलिए मेटल्स का यूज किया जाता है किसके अंदर? हमारे ये घर के अंदर जो वायरिंग और करते हैं इसके अंदर मेटल्स का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल आपको डायग्राम बनाना था। डायग्राम में आप कुछ नहीं, एक सेल बना दीजिए जो आपके बुक के अंदर एक्टिविटी में भी दे रखा है। आपने एक सेल बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक स्विच बना दिया, ठीक है। इस एंड को आपने क्या रख दिया? 3,
ठीक है, अब आपने यहाँ पे कोई मेटल सैंपल रखा, मान लो आपने मेटल सैंपल का कोई भी शेप देकर के रख दिया, इसको एक्स और वाई, क्लियर, और एक बल्ब और आपको यहाँ पे बनाना है। अगर यहाँ पे मेटल अच्छा कंडक्टर हुआ, आपने यहाँ पे मेटल को रखा और अगर बल्ब आपका जो है वो ग्लो कर गया, इसका मतलब मेटल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट, why the clothes become clean on applying soap on the dirty clothes in presence of water, write the reason। जब हम लोग देखो पानी के अंदर कपड़ों को सिंपल वॉश करते हैं तो वो इतने क्लीन नहीं होते, जबकि अगर हम लोग सोप का यूज करते हैं, साबुन और का, तो वो कपड़े अच्छे से साफ होता है। उसका रीजन क्या है, सोप के अंदर क्या होती है, एक एसिड स्ट्रक्चर जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वो पानी के अंदर मिसेल का फॉर्मेशन करता है। मिसेल क्या है, ये देखिए, ये मान लो कोई ऑयल डर्ट, लास्ट ईयर 2023 में सिंपल मिसाइल का डायग्राम पूछा था, ये ऑयल डर्ट है, ये है सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल में पीछे की तरफ एक नॉन पोलर टेल होती है, आगे की तरफ अगर बात करें तो इसके अंदर एक आपके पोलर हेड होता है। पोलर हेड किसका बना होता है, एसिड और उसके सॉल्ट का, ठीक है, ये इधर, ये इधर और ये। अब ये सोप ने क्या किया, जो नॉन पोलर टेल थी वो ऑयल डर्ट से चिपकेगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है, साइंस का रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और जैसे ही हम इसको रब करते हैं, ठीक है, ये इस ऑयल डर्ट को लेकर के पानी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर वाला जो एंड है ये कैसा है, पोलर एंड है, जो पानी के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। अगर आपने वहां पे मिसाइल बना करके इसकी सोप की पूरी फंक्शनिंग एक्सप्लेन की है तो आपको पूरे 2 मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल। बोर्ड के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है एथीन इथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। एथीन आपको पता है कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के अंदर, और इनसे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होता है, तो ये एथीन। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाए तो सबसे पहले हम कार्बन बना देते हैं, दोनों कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन की, इसके 2 इधर, एक इधर और एक इधर। अब हम इधर बना देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप क्रॉस से शो करते हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये अलग इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। फिर आप इनको इस तरीके से शेल्स के अंदर बंद कर दे, ताकि पता चल जाए कि इसके ऑर्बिट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब कार्बन के लिए आप इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बंद करें। ये हो गया आपका एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला है 2 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए, आपको 2 मेथड्स बताने हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेथड्स है, यूज किए जाते हैं। इसमें आप बैरियर मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बैरियर मेथड के अंदर आपके कॉन्डम्स या फिर दूसरे जो डिवाइसेस होता है वो आ सकते हैं। दूसरा आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं ऑपरेशनल मेथड्स, जो परमानेंट मेथड है, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तीसरे के अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं हार्मोनल मेथड। हम लोग कुछ फीमेल्स के लिए जनरली रहती है हार्मोनल मेथड, कुछ मेडिसिन और जो उनके अंदर ओव्यूलेशन को यानी ओवम को रिलीज होने को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ लाइन डायग्राम शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ ब्रेस्ट अप टू F2 जनरेशन बिटवीन द प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट प्लांट्स। आपको एक लीनियर डायग्राम बनाना है। लीनियर डायग्राम सिंपल सा, आपको क्या करना है, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करना है। तो ये आपके 2 प्लांट्स हो गए, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, ठीक है। इसकी जो गैमेट बनेगी वो उसमें सिर्फ कैपिटल टी, इसका जो आएगा वो स्मॉल टी। दोनों फ्यूज होकर के F1 जनरेशन का फॉर्मेशन करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब आप ये डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ लेबलिंग होती है, जैसे ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, ये आपकी गैमेट्स हैं, ये हमें जो पहली जनरेशन मिलती है इसे बोला जाता है F1 जनरेशन। अब बाद में हम क्या करते हैं, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये करवाता है। तो इसके लिए हम लोग एक पुनेट स्क्वायर मेथड है उसका यूज करता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल को और ये फीमेल को, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर आपको इसका रेशियो फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा इसका, 3 तो टॉल है और 1 शॉर्ट है। और अगर हम बात करें जीनोटाइप की
तो जीनोटाइप के अंदर आपके आएगा 1:2:1। ये है आपका आंसर। बस इतना सा आपको करना था, उसके आपको 2 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3 current ampere is passed through a 10 ohm resistor for 2 seconds, find the value of the heat produced in the coil। हीट का फॉर्मूला लगा करके आपको सिंपल इसमें न्यूमेरिकल करना था सॉल्व। I² RT 3 एम्पियर, 3 का स्क्वायर इंटू R 10 है और टाइम है आपका 2, 3 का स्क्वायर 9, 10 इंटू 2, इसका आंसर आएगा आपके 180 जूल। कितना आएगा? 180 जूल। आपको यूनिट मेंशन करने ध्यान रखनी, ठीक है, क्या होगी? जूल। बस 180 जूल एंड फिनिश, आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है जो पैरेलल और सीरीज दोनों है इसके अंदर, और आपका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना था। देखिए सबसे पहले अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए ये आपका 3 ओम यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए ये 3 और 3 दोनों सीरीज में तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 है और ये आपका कितना है? 3 ओम। अब हमें ये पैरेलल वाला सॉल्व करना है। 3, 6 और 6, एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें कि अगर आपके सारे रेजिस्टेंस सेम होता है पैरेलल, तो आप R पैरेलल इज इक्वल्स टू R बाई N का फॉर्मूला भी यूज कर सकता है। R आपके एक रेजिस्टेंस को शो करता है और N जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को शो करता है। जैसे इस केस में हमारे R की वैल्यू 6 है और N कितना है हमारा? 2 ही रेजिस्टेंस है तो 3 हो जाएगा। 3 और 3, अब ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों सीरीज में, तो 3 और 3 का जो सिंपल आएगा कैलकुलेशन वो कितना आएगा? 6 ओम। बस सिंपल सा आपको करना था, ये आपका आंसर 6 ओम आपका जो है वो सॉल्व करके बताना था। 6 ओम आपका इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब है ड्रॉ डायग्राम टू शो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। बोर्ड का इस चैप्टर से सबसे फेवरेट क्वेश्चन। बोर्ड ने सोलेनोइड कई साल रिपीट किया। अभी हम देखेंगे कि 2023 में भी सेम क्वेश्चन था, 2023 में भी सोलेनोइड का क्वेश्चन आया। आपको बुक के अंदर जो डायग्राम है सिंपल कॉइल वाला सोलेनोइड का, ठीक है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके बनाना था बस। और इसके अंदर आपको क्या ड्रॉ करनी थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बनाते वक्त ध्यान रखना कि आपस में क्रॉस नहीं करेगी, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, और इनके अंदर इस तरीके के एरो से पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बाहर मैग्नेट। बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी बोर्ड ने पहले पूछा हुआ है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, आपको पता है नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है, एंटर करती है। इस तरीके से अगर आप दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना देते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, यहाँ पे आपको इस तरीके से एरो बनाना था, नॉर्थ से अरेंज होती है और साउथ में एंटर करती है। बस सिंपल, आपको इसका इस सिंपल डायग्राम के लिए 2 मार्क्स थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन 2 वेज टू मैनेजिंग द गार्बेज प्रॉब्लम। गार्बेज प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए अलग अलग मेथड्स में ऐसा हो सकता है कि हम लोग गार्बेज को अलग अलग सेपरेट करें। जैसे हम लोग बोलते हैं गीला कचरा एक में, सूखा कचरा एक में। गार्बेज जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे हम लोग जमीन के अंदर दबा देते हैं, ठीक है, या फिर हम उन्हें कुछ गार्बेज ऐसा होता है जिन्हें जला करके हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे उसे इंसिनरेशन बोलते हैं। तो सिंपल आपको ये 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करना था 2 लाइन के। डिस्क्राइब द इन ब्रीफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आपको एक पिरामिड बना करके, जो एनसीईआरटी में भी आपके दे रखा है, पिरामिड बना करके सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लिख देते प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पे आप लोग प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरीके से प्रोड्यूसर कौन होता है, ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल से तो होता है। फूड चेन के एक एक स्टेप को क्या बोला जाता है, एक एक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हर्बीवोर होता है जनरली, ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर ओमनीवोर और कार्निवोर, ये टॉप कंज्यूमर होता है। बस आपको ये इनको एक डायग्राम से अगर आप इनको एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा था। अगर आपने सिंपल भी एक्सप्लेन किया है, प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और सेकंड ट्रॉफिक लेवल, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन सी में एंटर करता है, ये देखते हैं सेक्शन सी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन।
सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मार्क का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। Why plaster of Paris becomes hard on mixing with water? Explain by giving suitable chemical equation। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो थोड़े टाइम में क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। उसका रीजन क्या है? जैसे ही आप इसको पानी के अंदर मिक्स करोगे, ठीक है, ये क्या करता है? पानी के साथ में अटैच होकर के बना लेता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2। और ये एक हार्ड सब्सटेंस है। कैसा है? हार्ड सब्सटेंस। पीओपीआर का यूज जनरली स्टैचूज बनाने में या फिर हम लोग घर के अंदर जो सीलिंग्स होती है उसमें यूज करता है। ये केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी। इसी के साथ में क्वेश्चन दे रखा है राइट केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का? NaHCO3। फॉर्मूला लिखने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर। उसने नाम पूछा है, केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप सोडियम कार्बोनेट लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स आपको नहीं मिले, क्योंकि वो बेकिंग पाउडर के अंदर उसका अलग रीजन है, अलग नेम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Why cake becomes soft and spongy? Explain by giving suitable chemical equation। तो स्पंजी क्यों होता है? आपको पता है कि जब हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो NaHCO3, इसके साथ में हम लोग एक माइल्ड एसिड ऐड करते हैं, टार्टरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ये क्या करेगा? इसके साथ में रिएक्शन करके Na2CO3, ठीक है, वाटर, और यहाँ पे गैस रिलीज होती है CO2, इसको क्या करेगा? रिलीज करेगा। CO इस सोडियम कार्बोनेट के लिए एसिड यूज होता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जो CO2 गैस होती है, ठीक है, ये गैस क्या करती है? केक और को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which part of the brain controls involuntary explain? Explain by giving with an example। इनवॉलंटरी एक्शन के लिए हमारा सेरिबेलम, हमारे हाइंड ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन के अंदर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा और जो है ये इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये वापस रिपीटेड क्वेश्चंस में से टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। मेल के अंदर एक तो सबसे पहली चीज स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करना, दूसरा मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है, इन्हें डेवलप करवाने में हेल्प करता है। जैसे दाढ़ी मूछ का आना हो गया, आपके शोल्डर और के अंदर मस्कुलर ग्रोथ हो गई, ठीक है, आवाज का भारी होना, वॉइस की आवाज भारी होती है ना एज के साथ में। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट। क्या है? ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिर्फ डायग्राम बनाना था आपको और कुछ भी नहीं करना था। लेबल डायग्राम, डायग्राम अच्छा होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, आपको पूरे 3 मार्क्स मिले। यू डिड नॉट हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। आपको इन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करना था, वो सिंपल मानव में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, बस सिंपल डायग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन, ये रहा अच्छा क्वेश्चन। अब इसके इसमें यहाँ पे दिक्कत हुई, ठीक है। आरबीएससी ने जब अपना ब्लूप्रिंट दिया था तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, वो उन्होंने सेक्शन सी में 3 मार्क्स का दे दिया। जबकि लाइट में से यहाँ आना चाहिए था, वो उन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस में, जब हम लोग कोई बैटरी लगाते हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, अगर पोटेंशियल बोला है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको पता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज वोल्ट इज इक्वल्स टू आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वर्क ऑन यूनिट चार्ज, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। आप ये फॉर्मूला लिखते तो आपके 1 नंबर पूरे थे इसके अंदर। Which device is used to measure the electric potential difference? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। एंड इन विच ऑर्डर इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट। ये सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल। कैसे? पैरेलली कनेक्ट करता है। फिर है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। उसने ओम्स लॉ तो कुछ नहीं पूछा, उसने सीधा उसका ग्राफ पूछा है।
क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट पार्ट है ओम्स लॉ। सिंपल आपको ग्राफ बनाना था, ग्राफ के अंदर आपने v यहाँ पे शो करना था और i यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूज ले सकते थे, लेकिन उन वैल्यूज में रेशियो कांस्टेंट हो, रेशियो आपका क्या हो, इक्वल हो, इस चीज का आपको ध्यान रख करके करना था। जैसे आपने 2, 4, 6, 8 ले लिया, यहाँ पे 4, 8, 12 ले लिया, कोई भी वैल्यू लेकर के वोल्ट में और एम्पियर में आपको ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन शो करना था। ग्राफ जो होता है वो किसको शो करता है, आपके रेजिस्टेंस को। बहुत बस सिंपल इतना क्वेश्चन करते हैं, आपके 3 मार्क्स पूरे थे। इसी के साथ में सिंपल क्वेश्चन है, क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो चार्ज के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसे क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओम ने इसके बारे में बताया था, इसलिए उसकी यूनिट भी किसके नाम से है, ओम के नाम से। ओम या ये आपका सिंबल। डिवाइस इज यूज्ड टू द मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए डिवाइस होता है उसे बोलता है एमीटर। क्या बोलता है, एमीटर। एंड इन विच ऑर्डर इज इट कनेक्टेड इन द सर्किट। सर्किट के अंदर एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, क्योंकि करंट जब इसमें से फ्लो होगी तभी तो ये करंट को मेजर करेगा, तो सीरीज में इसे क्या है, कनेक्ट किया जाता है। फिर इसी के साथ में ड्रॉ लेबल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम टू प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ। आपके बुक में एक एक्टिविटी के अंदर ये डायग्राम दे रखे कि ओम ने अपना जब लॉ डिटरमाइन किया था, V और I का रिलेशन किया था, तो उसका सर्किट डायग्राम सिंपल है। आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, इसके अक्रॉस आपने V, ये आपको पता है कि हम लोग V को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करनी है, बैटरी को जोड़ना नहीं है, और यहाँ से एक वायर लेकर के यहाँ पे बीच में यहाँ पे स्विच डाल दे, और ये आपका एमीटर। अब आपने पहले इससे कनेक्ट किया, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, V बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे कि A में भी रीडिंग बढ़ती जाएगी। बस सिंपल डायग्राम, एमीटर, रजिस्टर, इसको आप XY नाम दे दो, यहाँ पे आप की लिख दो या स्विच लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे आपने एमीटर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लिख दिया, और यहाँ पे आप वेरिएबल ये बैटरी लिख सकते हैं या सेल लिख सकते हैं। तो बस सिंपल से आपको डायग्राम बना करके इसके आंसर आपको 1 नंबर मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेक्शन डी के अंदर, लास्ट सेक्शन, और बहुत ही इजी सेक्शन था ये। तो क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग ऑफ कोल। जो हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर शुरू करते ही जो हमारे दिमाग में सबसे पहले, या हमारे टीचर जो सबसे पहले हमें रिएक्शन करवाते हुए थी कि कोल को बर्न करने पे कौन सी गैस रिलीज होती है, C+O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर है कॉपर सेकंड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और वाटर, राइट बैलेंस, कॉपर सेकंड ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन को के प्रेजेंस में हीट करता है, क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर का आपको फॉर्मूला। अब आप देखोगे कि ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं। फिर इसमें पूछा है, ड्रॉ सिस्टमैटिक इक्विपमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये जो कॉपर है, ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CuO बनाता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये होता है आपका ब्लैक कलर का, ये आपका होता है ब्राउन कलर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो इसके लिए एक डायग्राम था, डायग्राम में कुछ नहीं, आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है इस तरीके से, यहाँ पे आपने बर्नर लगाना है, यहाँ पे आपने जाली बनाई, और इसके ऊपर एक कंटेनर ऐसे, और इस कंटेनर में ये आपने कॉपर रख दिया, ट्राइपॉड स्टैंड, ये बर्नर, ठीक है, और ये कॉपर, बस सिंपल। मैंने जब लास्ट लेक्चर लिया तो, और कंटिन्यूअसली RBSE बोर्ड कई बार जो साइंस में केमिस्ट्री की जो एक्टिविटीज है उनके डायग्राम पूछता है। अगर आप 2022 का बोर्ड का पेपर देखोगे उसमें भी कई डायग्राम्स उसने एक्टिविटीज में से पूछा है, तो यहाँ पे भी एक्टिविटी का ही है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ में बहुत सिंपल है, रिडक्शन क्या होता है, कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाए या ऑक्सीजन रिलीज हो तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। फिर है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अबव वर्ड इक्वेशन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सबसे सिंपल Cu Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu, ये ब्लू कलर का, और इसका जो
Fe plus CuSO4, FeSO4 plus U। CuSO4 जो है वो अपने ब्लू कलर का और FeSO4 जो है वो अपने होता है ग्रीन कलर का। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी थी, बॉडी इक्वेशन में। Draw a schematic improvement for the execution of reaction of iron tape with the solution of copper sulfate। सिंपल है, आपके भी ये एक्टिविटी का ही क्या है डायग्राम है। क्या है इसके अंदर, आपको सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या है इसके अंदर, ये आपने स्टैंड ऐसा बनाना है, यहाँ से स्टैंड इस तरीके से और यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है ऐसा पास करना। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सॉल्यूशन करके आपने CuSO4 लिख दिया, आगे ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और एक थ्रेड से एक आयरन में मान करके आपने यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे दो आयरन है। थोड़ी देर बाद आयरन पे ग्राउंड कोटिंग आएगी और जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर से धीरे धीरे इसका कलर किसके तरफ शिफ्ट होता है, ग्रीन कलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड ने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था। एक्सप्लेन द इवेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो इवेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना था, उनके बारे में बताना था। आपने इसका पहले सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो डेफिनेशन, उसके रिएक्शन, बाद में उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप में आपको लिखना था कि ये थर्ड स्टेप में आपका ये था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम, सिंपल सा लीफ की डायग्राम में आपको लीफ को ड्रॉ करना था इस तरीके से। अपर एपिडर्मिस, फ्लेक्सिबल क्यूटिकल लेयर, मेसोफिल सेल्स और कुछ सेल्स यहाँ पे आपको बना करके एयर कैविटीज। ये जो सिंपल डायग्राम था ये लोअर एपिडर्मिस, यहाँ थोड़ा सा आप गैप बना देते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटल कोर, एयर स्पेसेस, सिंपल ये लेवल डायग्राम आपको बनाना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। जो स्टोमेटा होता है लीव्स के अंदर वो कैसे ओपन और क्लोज होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये वाटर मूवमेंट के कारण होता है, प्लांट्स को जब भी गैसेज एक्सचेंज करना होता है या वाटर को रिलीज करना होता है, वेपर्स के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन करना होता है, तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी आएगा, स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे और बाद में ये पानी या जो भी गैसेज का एक्सचेंज होने के बाद में पानी का वापस रिमूवल होकर के इस गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को वापस क्लोज कर देते हैं। और आपको लेवल डायग्राम बनाना था, तो एनसीईआरटी के अंदर भी है लेवल डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स के हिसाब से अगर देखा जाए। जो लास्ट क्वेश्चन है ऊपर, व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। मिरर क्या है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जो रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। स्फेरिकल मिरर वो मिरर्स होता है जिनकी सरफेस जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। इस बेसिस पे ये 2 तरह का था, 2 तरह का है, एक है आपका कॉन्केव और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसकी सरफेस अंदर की तरफ गई भी है, मुड़ी भी है, बेंड है, और इसकी तरफ सरफेस जो है वो बाहर निकली हुई है। डिफाइन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसे पोल बोलते हैं, ठीक है, और इसे P से रिप्रेजेंट किया है। और क्वेश्चन है इसमें एक बार 2 मार्क्स को, इफ द पावर ऑफ लेंस इज +4d, then find its focal length। पावर आपको दे रखी है +4d और इसकी फोकल लेंथ पूछी, आपको पता है पावर होता है 1/f, तो फोकल लेंथ होगी 1/पावर 1/4 = 0.25। ये आंसर आएगा आपका मीटर में, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। सिंपल। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, क्या है इसमें, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन को शो करता है, लेंस और मिरर का सेम ही है। मैग्निफिकेशन आपका ये बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी है, बड़ी है या इक्वल साइज की है, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो है अपना डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है लेंस की, ये देखिए अगर मैं एक लेंस बनाऊं, सिंपल सा आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये जो लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और इस लेंस के सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का इसका भी, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ हमें पता है, r और f का रिलेशन होता है, r = 2f और f = r/2। r कितना है हमारा 14/2 करके इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर।
सिंपल इसके 2 मार्क्स मेरा आपके पास। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट आज का पेपर। आरटीएससी का बहुत अच्छा और सिंपल पेपर था, इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।